मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में स्पाइडरमैन की एक नई पारी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से शुरू हुई है, जिसने स्पाइडरमैन को एक नई और ग्राउंडेड अप्रोच दी है, जो डेफिनेटली स्पाइडरमैन का एक नया एक्सपीरियंस फैंस के लिए लेकर आई है। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये मूवी अब तक देख ली होगी, क्योंकि अगर नहीं देखी तो इस वीडियो में भर भर कर स्पॉयलर्स होने वाले हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम बिहाइंड द सीन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे फैक्ट्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपको स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की शुरुआत सितंबर 2023 में मार्वल स्टूडियोज में चालू हुई थी, जब एक्चुअली उस समय चल रहा राइटर स्ट्राइक खत्म हुआ था और इसे डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी शैंग-ची के डायरेक्टर डैनियल डस्टिन क्रेटन को दी गई। साथ ही साथ यहाँ पर टॉम हॉलैंड भी एक्चुअली काफी क्रिएटिवली इन्वॉल्व थे और इस मूवी के अंदर जिस भी ट्रांसफॉर्मेशन से स्पाइडरमैन हमें गुजरते हुए दिखता है वो एक्चुअली टॉम हॉलैंड का ही आइडिया था, जिसमें उन्होंने मार्वल स्टूडियोज को पिच किया था कि स्पाइडरमैन को बेसिकली किसी तरह की प्यूबर्टी के थ्रू होते हुए दिखाया जाए, और उसी बेसिक आइडिया को फर्दर डेवलप किया गया और इस मूवी के अंदर अडॉप्ट किया गया। इस फिल्म को गैरी कॉनवॉय को भी डेडिकेट किया गया था, जिन्होंने पहली बार 1974 के द अमेजिंग स्पाइडरमैन के इशू नंबर 129 में फ्रैंक कार्सल को मार्वल में इंट्रोड्यूस किया था। सैडली इस साल अप्रैल में उनकी डेथ हो गई। इसके अलावा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में ब्रांड न्यू डे स्पेसिफिकली स्पाइडरमैन के एक बहुत ही फेमस कॉमिक बुक आर्क से लिया गया है, जो द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू नंबर 546 था और इसे पब्लिश किया गया था मार्च 2008 में, जिसके अंदर भी मूवी जैसे कुछ सिमिलर हालात होते हैं और यहाँ पर सॉर्ट ऑफ स्पाइडरमैन को एक सॉफ्ट रिबूट दिया गया था। कॉमिक बुक इंस्पिरेशंस की बात यहीं पर खत्म नहीं होती। एक्चुअली यहाँ पर डस्टिन डैनियल क्रेटन ने कई सारे कॉमिक बुक के कवर आर्ट्स को लाइव एक्शन में ट्रिब्यूट दिया है, जिसमें है द अमेजिंग फैंटेसी इशू नंबर 15। इसके अलावा था द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू नंबर 134, द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू नंबर 221, द अमेजिंग स्पाइडर इशू नंबर 345, द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू नंबर 142 और स्पाइडरमैन एडवेंचर्स इशू नंबर 2। इस मूवी के अंदर में स्पाइडरमैन का एक नया सूट देखने को मिला, जिसे सैंजा मिल्कोविक हेज डिजाइन किया था। इसके साथ साथ यहाँ पर टॉम हॉलैंड ने भी अपनी कई सारे इनपुट्स दिए थे, और तो और यहाँ पर इस नए सूट को डिजाइन करने के लिए पिछले तीनों वर्जन ऑफ लाइव एक्शन के स्पाइडरमैन सूट्स का इंस्पिरेशन लिया गया था, और अपेरेंटली तीनों सूट टॉम हॉलैंड के फिटिंग के हिसाब से बनाए गए थे और उन पर ट्राई किए गए थे, और तीनों सूट्स में से जो अच्छा लगा वो इस नए सूट के अंदर ऐड किया गया, जिसके कारण इस सूट से हमें तीनों स्पाइडरमैन की झलक दिखाई देती है। इस मूवी के अंदर हमें पीटर पार्कर एक नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए दिखाई दिया, जिसे उसने खुद बनाया था, जिसका नाम होता है ईवी, और शायद ये नॉड हो सकता है वॉली की ईवी कैरेक्टर का। बट खास बात यह है कि यहाँ पर इस कैरेक्टर को वॉइस दिया था एक्ट्रेस नाओमी वॉट्स ने। बात करें अगर वेब स्विंगिंग की, तो वो एक अलग डिपार्टमेंट था, और इस मूवी से पहले बहुत सारे मार्वल फैंस को टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की स्विंगिंग से बहुत ज्यादा कंप्लेंट थी और हमें स्पाइडरमैन की बेहतरीन स्विंगिंग देखने को नहीं मिली थी। बट यहाँ पर इसी चीज को बेहतरीन तरीके से दिखाने के लिए कई सारे स्काई डाइविंग और विंग सूट वाले फ्लाइट्स के फुटेज को एनालाइज किया गया था। साथ ही साथ कई सारे पार्कोर एथलीट्स का भी रेफरेंस लिया गया था। साथ ही साथ इन वीडियोस में जिस तरह का कैमरा एंगल और जिस तरह के कैमरास और पोर्टेबल कैमरास का इस्तेमाल करके फुटेज को बनाया जाता है, उस चीज को भी मूवी के अंदर एमुलेट करने की कोशिश की गई। ऑफ कोर्स इतने सारे बेहतरीन स्टंट्स को दिखाने के लिए थोड़ा तो हर्जाना भुगतना ही पड़ेगा। यही रीजन था कि यहाँ पर टॉम हॉलैंड को इंजरी भी हुई थी, जिसमें उन्हें सीन के दौरान सर पे चोट लगी थी और कंकशन भी हुआ था, जिसके कारण उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और फिल्म की शूटिंग को कुछ दिनों के लिए रोका भी गया था। खैर मूवी में दिखाए हुए कुछ स्लोमो सीन्स इसीलिए बेहतरीन लग पाए थे क्योंकि यहाँ पर कुछ खास सीन्स को यहाँ पर 420 फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से भी शूट किया गया था, जिसके कारण यहाँ पर एक खास स्लोमो इफेक्ट देखने को मिला।
खैर यहाँ पर सेडी सिंह के सीक्रेट कैरेक्टर को आखिरकार मूवी के अंदर रिवील किया गया और एक्चुअली वो वही थी जिसके रूमर्स इस मूवी के रिलीज के महीनों पहले से फैल रहे थे। और सेडी सिंह यहाँ पर हमें जीन ग्रे के रूप में देखने को मिले, जो डेफिनेटली एक एक्समैन ओमेगा लेवल म्यूटेंट है जिसके पास टेलीकिनेसिस और टेलीपैथी दोनों की एबिलिटीज हैं और उसकी पावर्स और एबिलिटीज हमें यहाँ पर फुल स्विंग में देखने को मिली, जो डेफिनेटली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फ्यूचर में और भी ज्यादा देखने को मिलेगी। और क्या पता ये शुरुआत हो उसके फीनिक्स फॉर्म का। खैर इस मूवी के एक सीन में हमें जीन ग्रे को लोगों को कंट्रोल करते हुए दिखाया जाता है, जिसे एक्चुअली बिहाइंड द सीन काफी ऑर्गेनाइज तरीके से किया गया था। और इस सीक्वेंस को फिल्म करने के लिए यहाँ पर डांस कोरियोग्राफर नेथन किम को हायर किया गया था, जिन्होंने हर कैरेक्टर के बॉडी मूवमेंट्स और ट्विस्ट को कोरियोग्राफर टाइम किया था। और ये पूरा का पूरा सीक्वेंस पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड और कोरियोग्राफ था, जिसके कारण लग पाए कि ये काम किसी एक विलन का है। अब भले ही इस मूवी को न्यूयॉर्क के अंदर दिखाया गया था, लेकिन इस मूवी की फिल्मिंग 3 अगस्त 2025 को ग्लासगो स्कॉटलैंड में शुरू हुई थी, जहां पर इस मूवी की फिल्मिंग को एक्चुअली 6 महीने के लिए डिले किया गया था ताकि टॉम हॉलैंड द ओडिसी मूवी का काम खत्म कर पाएं। बात करें अगर मूवी के बिहाइंड द सीन विजुअल इफेक्ट्स की, तो यहाँ पर जेरोम चैन को हायर किया गया था, जिनके अंदर सोनी के इमेज वर्क्स के 50 विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट काम कर रहे थे, जो अपेरेंटली सोनी की लार्जेस्ट वीएफएक्स टीम थी किसी सिंगल प्रोजेक्ट के लिए, जहां पर तकरीबन 1600 वीएफएक्स शॉट्स को क्रिएट किया गया था। साथ ही साथ जैसा कि मूवी न्यूयॉर्क में नहीं फिल्म हो रही थी, यहाँ पर डिजिटली न्यूयॉर्क को भी कई जगहों पर क्रिएट किया गया था, जिसके लिए न्यूयॉर्क के 3600 फोटोज का इस्तेमाल किया गया था और न्यूयॉर्क की तरह तकरीबन 100 बिलबोर्ड्स को सेट के आसपास इंस्टॉल किया गया था। और इस मूवी को बनाने में टोटल 12 स्टूडियोज और 3000 आर्टिस्ट की जरूरत पड़ी थी। फिलहाल अभी बॉक्स ऑफिस के बारे में बात करना तो बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, पर इस मूवी को ऑलमोस्ट $250 मिलियन के बजट पर बनाया गया था, जिसमें इस मूवी ने 5 साल की सबसे बेस्ट ओपनिंग दी है और इसकी प्री सेल्स $78 मिलियन तक पहुंची। और एस्टिमेट किया जा रहा है कि इस वीकेंड तक ये मूवी तकरीबन $200 मिलियन अकेले यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा से कमाएगी और बाकी के $270 मिलियन वर्ल्ड वाइड से। और अगर यही रफ्तार रही तो बहुत ही जल्द ये 1 बिलियन भी क्रॉस कर सकती है। फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पर लिखा गया है कि स्पाइडरमैन विल रिटर्न, बट स्पाइडरमैन कहाँ रिटर्न करेगा और कौन सा स्पाइडरमैन रिटर्न करेगा ये नहीं बताया गया। इस मूवी के एंड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पर नेड का स्पाइडी ट्रैकर एक ग्लिच के बाद स्पाइडरमैन को ट्रैक करता है। तो बहुत सारी फैन थ्योरीज ये भी आ रही हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर माइल्स मोरालेस का स्पाइडरमैन हमें कैमियो देता हुआ देखने को मिले, या क्या पता ये सीक्रेट वॉर्स का कोई हिंट हो। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आपको इस मूवी के बारे में क्या अच्छा लगा और नेक्स्ट आप इस चैनल पर कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप अपनी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।